हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, अब तक हमने भाग 20 हल कर लिए हैं। अब हम 21 भाग के अंदर समाकलन करने की एक विशेष विधि का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। अब वास्तव में हमें इस विधि की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करते हैं। बच्चों, अगर मेरे पास इस प्रकार से कोई दो इंटीग्रेशन हो और मुझे उसको हल करने की आवश्यकता हो, तो इस फर्स्ट इंटीग्रेशन की यदि मैं बात करूं, तो मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे इस फर्स्ट इंटीग्रेशन को हल किया जा सके। लेकिन यदि मैं इस इंटीग्रेशन की बात करूं, तो इस प्रकार के फंक्शन जो होते हैं वो 1/x के रूप में होते हैं, क्योंकि x हो, ax हो या ax + b हो, तीनों सेम सेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन मुझे हल करना आता है। यदि मैं इसको हल करूं तो इसका उत्तर बनेगा बच्चों 3 कांस्टेंट, बाकी 1/x की फॉर्म में है तो आंसर बन जाएगा log x + 2। आप चाहें तो मोड का यूज़ कर सकते हैं, माइनस का निशान 1/x की फॉर्म में, तो आंसर बनेगा log x - 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसका मतलब यह इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हल करना हमें आता है, जबकि इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हल करना मुझे नहीं आता। अब मैं एक बात पर और ध्यान देता हूं कि यदि मैं इसके अंदर वाले फलन को हल करने की कोशिश करूं इस प्रकार से, तो इसका उत्तर क्या बनेगा। इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, जो आएगा x + 2 गुणा में आ जाएगा x - 4, इसका गुणा यहाँ करूँ तो आएगा 3x - 12, -1 का गुणा यहाँ करूँ तो -x और -2। यदि मैं इसको हल करूँ बच्चों, देखो इनका अंतर बनेगा 2x, यहाँ से बन जाएगा -14, दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो x² - 2x - 8 बनेगा। ये वही फंक्शन आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये हमें हल करना नहीं आता इसका इंटीग्रेशन। लेकिन यदि ये इस रूप में लिखा होता तो ये हो जाता सॉल्व बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2x - 14/x² - 2x - 8 है, वो वास्तव में 3/x + 2 - 1/x - 4। जो हम इस प्रकार के फंक्शन को यूं 2 पार्ट या 3 पार्ट में बांट कर लिख देते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं आंशिक भिन्न। तो बच्चों, आपको आइडिया हो गया होगा कि इस एक्सरसाइज में होने क्या वाला है। हम लोग इस पार्ट के अंदर इस प्रकार के फंक्शन को इस प्रकार आंशिक भिन्न में व्यक्त करना सीखने वाले हैं, और जैसे ही ये आंशिक भिन्न में व्यक्त हो जाएगी, हम इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अब ये जो मैंने बताया है आपको, ये सारा यहाँ पर आपके लिए नोट किया गया है। ये आंशिक भिन्न के रूप में फलन है। अब इस आंशिक भिन्न तक आने के लिए हम लोगों को कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। उन बातों के बारे में बात कर लेते हैं कि वास्तव में आंशिक भिन्न कैसे बनाई जाती है। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, इसका इंट्रोडक्शन है। वो क्या है कि यदि fx और gx दो बहुपद फलन हो, तो fx/gx को परिमेय फलन बोला जाता है। रेशनल फंक्शन बच्चों, इन दोनों के भाग से। अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें भी ऐसे ही था, ऊपर एक बहुपद था, नीचे भी एक बहुपद था, दोनों का भाग था। तो वास्तव में क्या था, वो एक परिमेय फलन या रेशनल फंक्शन था। उस रेशनल फंक्शन के अंदर भी दो बातें हो सकती हैं बच्चों, कि fx की घात, यानी जो ऊपर है उसको fx बोल रहा हूँ, जो नीचे उसको gx बोल रहा हूँ। fx की घात और gx की घात जो होती है, उसमें भी ये संबंध हो सकता है कि fx की घात हो कम और gx की घात हो ज़्यादा। यदि ऐसी स्थिति बने तो वह होगी उचित परिमेय फलन। और यदि fx और gx की घात सेम हो या fx की घात gx से ज़्यादा हो, तो उसे बोलते हैं विषम परिमेय फलन। तो यहाँ पर दो प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, जिसमें अंश की घात हर की घात से होगी कम, या अंश की घात हर की घात सेम होगी, या अंश की घात हर की घात से होगी ज़्यादा। तो इनको इस प्रकार दो पार्ट में हम लोगों को बांटना है। तो इसके अंदर हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिए हैं बच्चों, जो fx/gx के रूप में है, जो कि रेशनल फंक्शन है। पहला है x + 1/x² माइनस में आ रहा है 4, इसमें अंश की घात 1 है बच्चों और हर की घात बन रही है 2, तो ये बन रही है उचित परिमेय फलन। बाकी 2 एग्जाम्पल में देखिए, या तो इनकी घात सेम है या अंश की घात ज़्यादा है, तो ये आपकी बन रही है बच्चों विषम परिमेय फलन। तो आप इस प्रकार से इनको पहले नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि किसको हम उचित और किसको हम विषम परिमेय फलन बोलने वाले हैं। अब यहाँ से एक बात और शुरू होती है कि आंशिक भिन्न जो बनाई जाती है वो हमेशा उचित वाले भाग से ही बनाई जाती है। तो यदि हमारे पास विषम भाग आ जाए तो बड़ा ही आसान काम है बच्चों। हमें क्या करना है, इन दोनों बहुपदों का भाग कर देना है।
भाग के रूप में ही क्वेश्चन आता है, उनका भाग कर दो। भाग करने से जो आंसर बनता है उसके अंदर आपको अपने आप ही उचित परिमेय फलन मिल जाएगा। यानी विषम परिमेय फलन को भाग देकर हम लोग उचित परिमेय फलन के रूप में बदल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये दो एग्जाम्पल हैं बच्चों, मैं इनका भाग देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एक्स स्क्वेयर में हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 4 का देना है भाग। बहुपद के भाग बच्चों आपको आते ही होंगे। अब एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर का भाग एक बार जाएगा तो ये 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दूं, ये दोनों पद कैंसिल, बचेगा सिर्फ 4। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं एक्स स्क्वेयर बटे एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को हल करूँगा तो भाग एक बार गया, शेषफल बचा बच्चों, ये बन गया शेषफल, वो आ गया यहाँ पर, और बटे में आ जाएगा भाजक एक्स स्क्वेयर माइनस आ जाएगा 4। यदि मैं इस पर ध्यान दूं तो ये विषम रूप में थी, लेकिन यहाँ पर अंश की घात 0 बन गई और हर की घात बन रही है 2, यानी अंश की घात कम हर की घात ज़्यादा, तो ये आपकी उचित भिन्न के रूप में बदल चुकी है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास था बच्चों, एक्स क्यूब के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस 4 से भाग देना था। इसका भी करते हैं भाग बच्चों। इन दोनों के अंदर ध्यान से देखूं तो x से हो सकता है गुणा, तो यहाँ पर x का गुणा इससे करूँगा तो बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 4x, ये माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये कैंसिल, शेषफल बचेगा 4x। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब बटे में एक्स स्क्वेयर माइनस 4 हो तो बन सकता है x प्लस शेषफल 4x और बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4। तो इस प्रकार ये वाला फलन भी यदि आप ध्यान देंगे तो विषम रूप से उचित रूप में आ चुका है। और हम लोग जो आंशिक भिन्न बनाते हैं यानी जो पार्ट्स बनाते हैं वो हमेशा उचित भिन्न से ही बनाए जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहला काम, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें यही चीज़ आपने जांच करनी है कि हमारे पास उचित भिन्न है या विषम भिन्न। यदि वो विषम भिन्न के रूप में हो तो पहले उसका भाग दो और उसको उचित रूप में बदल लो। उचित रूप में हो तो हम आगे उससे आंशिक भिन्न बनाने की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब यहाँ भी एक छोटी सी बात और है कि यदि दिए गए क्वेश्चन में उचित भिन्न होने के बाद हर के गुणनखंड संभव हों तो ही वह आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो वह आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन नहीं होगा। भाग देने वाली स्थिति तो वैसे ही रहेगी, लेकिन आंशिक भिन्न में उन्हीं को बदला जाएगा जिनमें हर के गुणनखंड संभव होंगे। अब ये जो दो एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने, यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है बच्चों। बात करते हैं कि किस प्रकार उचित भिन्न को आंशिक भिन्न के रूप में बदला जाता है। तो इसके लिए बच्चों उचित भिन्न के कुछ स्पेशल रूप होते हैं, उसके आधार पर हम आंशिक भिन्न के कुछ स्पेशल रूप बनाते हैं। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार उचित भिन्न आए और उसको किस प्रकार से आंशिक भिन्न के रूप में बदला जाए। तो बच्चों इसका मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि यदि मेरे पास उचित भिन्न कुछ इस रूप की आ जाए जिसके हर में दो अलग अलग गुणनखंड हो। ये तो बात हो ही चुकी है कि हर में पहले गुणनखंड होने चाहिए, उसके बाद ही आंशिक भिन्न बनेंगी। यदि उसमें दो अलग अलग गुणनखंड हो तो इसके दो पार्ट बनते हैं बच्चों। एक के बटे में आता है एक गुणनखंड और दूसरे के बटे में आता है दूसरा गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों के ऊपर हमें अज्ञात राशियों की होती है आवश्यकता। उन अज्ञात राशियों को नाम देते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी और बीच में लगाते हैं योग का निशान। तो इस प्रकार के आंशिक भिन्न आए तो हमें इस प्रकार के रूप में बदल देना है। अब बची बात ए और बी की। यहाँ पर ए और बी के मान शॉर्टकट मेथड से ज्ञात किए जाएंगे। अब ये शॉर्टकट मेथड क्या है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो यदि मेरे पास आंशिक भिन्न का रूप कुछ ऐसा हो, उचित भिन्न का रूप कुछ ऐसा हो, तो बच्चों इसके अंदर गुणनखंडों की संख्या कितनी बन रही है नीचे, वो बन रही है 3। तो यहाँ पर आएगा x माइनस ए, दूसरे में आएगा x माइनस बी और आखिरी पार्ट में बनेगा x माइनस सी और इसके ऊपर अज्ञात राशियाँ लिखी जाएंगी और इन अज्ञात राशियों का मान हम शॉर्टकट मेथड से ज्ञात करेंगे। तो यदि इस रूप में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस आंशिक भिन्न के रूप में बदलना है जिसमें अज्ञात राशियां होंगी ए, बी और सी। अब यहाँ से एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको कि बटे में जितनी घात का स्टेप होता है उतनी ही अज्ञात राशियाँ होती हैं। जैसे इसके अंदर 2 घात का बहुपद है तो इसके अंदर 2 अज्ञात राशियाँ हैं, इसमें 3 घात का बहुपद है तो 3 अज्ञात राशियाँ हैं। अब यहाँ पर एक बात और है कि हमारे पास जो गुणनखंड है वो एक एक घात वाले हैं।
जब एक एक घात वाले गुणनखंड हो कोई दिक्कत नहीं है, तब इनके ऊपर वाले कांस्टेंट अज्ञात राशियों के मान शॉर्टकट मेथड से ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन यदि घात यहाँ पर एक एक की बजाय कुछ और हो तो किस प्रकार आंशिक भिन्न का रूप बनाया जाता है। हम लोग पहले इस पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ए बी और ए बी सी के मान शॉर्टकट मेथड से आते हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगला मैं ले रहा हूँ एक ऐसा पद जिसके बटे में 2 घात का स्टेप आ जाए। अब जो बताया उसके ऊपर फोकस करते हैं कि जितनी घात का पद है उतने कांस्टेंट आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही पद आया हमारे पास x माइनस ए का स्क्वायर। तो यदि ऐसा स्टेप आए तो हमें उसको यूं करके बदल देना है बच्चों, एक बार एक घात का पद लिखो और दूसरी बार दूसरी घात का जो होता है पद उसको लिखो। बढ़ते क्रम के अंदर जो स्टेप है उनको लिखते जाइए। अगर यहाँ पर घात होती 3 तो बच्चों हम क्या करते, हम यहाँ पर एक स्टेप और मेंशन कर देते x माइनस ए की घात 3। 2 घात हो 2 पद आएंगे, 3 घात हो तो 3 आ जाएंगे। अब इनके ऊपर अज्ञात राशियों की भी आवश्यकता पड़ती है, इनके ऊपर हमें अज्ञात राशियों की भी आवश्यकता पड़ती है। अब शॉर्टकट मेथड की जिसकी मैं बात कर रहा था उससे इस क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एक ही राशि का मान, एक ही अज्ञात राशि का मान आएगा बच्चों, वो होगा उच्चतम घात के पद के ऊपर वाला। फिलहाल उच्चतम घात का पद कितना बन रहा है, x माइनस ए की घात 3, इसके ऊपर कौन है c। इस c का मान तो शॉर्टकट मेथड से आएगा, बाकी बचे a और b, उसका मान ज्ञात करने के लिए हम एक दूसरी विधि का यूज़ करेंगे जिसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। विधि का नाम है समान गुणांकों की तुलना विधि। तो बच्चों आपने नोट कर लेना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसके आंशिक भिन्न का रूप कुछ ऐसा बनेगा और उसके अंदर जो अज्ञात राशियां हैं उनके मान हमें 2 मेथड से ज्ञात करने पड़ेंगे। कौन से? शॉर्टकट मेथड और समान गुणांकों की तुलना विधि। सपोज कीजिए अगर मेरे पास आंशिक भिन्न का रूप उचित भिन्न का रूप कुछ ऐसा आ जाए, तो इस कंडीशन में तुम देखो कि एक के ऊपर तो घात 2 है और एक घात का पद है। जिसके ऊपर घात 2 है पहले उसका हम लोग कर देते हैं इलाज। इसमें शुरुआत वैसे ही करनी है, पहले किससे शुरुआत होगी, x माइनस ए से, फिर दूसरा पद आएगा x माइनस ए का स्क्वायर। इसमें x माइनस ए का स्क्वायर था, इसका काम खत्म। अब बचा कौन, x प्लस बी, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सारे स्टेप आ चुके हैं बच्चों। अब एक बार यहाँ देखिए, इस पे जो घात थी वो कितनी थी, 3। तो हमारे पास 3 अज्ञात राशियाँ होनी चाहिए। वो 3 अज्ञात राशियाँ होंगी a, b और c, और बीच में लगा देंगे जोड़ का निशान, यहाँ भी होना चाहिए था। अब उच्चतम घात के पदों के ऊपर जो कांस्टेंट है उनके मान तो शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर लेंगे, जो बचेगा उसका मान समान गुणांकों की तुलना वाली विधि से ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ देखूं तो x माइनस ए का स्क्वायर है उच्चतम घात का पद, तो यहाँ पर जो b है उसका मान आएगा शॉर्टकट से। इस गुणनखंड से रिलेटेड एक ही पद है, यही उच्चतम घात है, तो c का मान आएगा शॉर्टकट मेथड से। बचा कौन बच्चों, a का मान ज्ञात करने के लिए हम समान गुणांकों की तुलना विधि को यूज़ करेंगे। ये दोनों विधियाँ क्या हैं यह भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस प्रकार से यदि ये वाला रूप आए तो हमें इस प्रकार से आंशिक भिन्न का रूप बनाना है। लास्ट है कि यदि मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस रूप में आ जाए जिसमें एक गुणनखंड तो ये है और एक स्टेप कुछ ऐसा है, ये जो मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी लिख रहा हूं इसको बोलते हैं द्विघात खंड। इसके आगे गुणनखंड संभव नहीं होते। ये क्या होगा, एक द्विघात खंड जिसके आगे गुणनखंड संभव नहीं होते। अब यदि ओवरऑल मैं ध्यान दूं तो नीचे कुल घात बन रही है 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, दोनों का जोड़ बन जाएगा 3। तो इसका मतलब मुझे 3 अज्ञात राशियों की आवश्यकता होगी, लेकिन मेरे पास गुणनखंड कितने हैं, 2। पहले तो जो ये गुणनखंड है हम लोगों को पता है, ये आएंगे यूं करके बट्टे में, ये लो जी। इसके ऊपर का तो हमें पता है एक कांस्टेंट आ गया। अब हमें 2 कांस्टेंट की और आवश्यकता है, 2 अज्ञात राशियों की और आवश्यकता है। उसके लिए द्विघात खंड के ऊपर वाला रूप हमेशा आपको ऐसा लिखना है, 2 कांस्टेंट लिखेंगे और उसमें 1 के साथ गुणा किया जाएगा x का। तो जिसमें द्विघात खंड आ जाए बच्चों उसमें इस रूप में बनाना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए अज्ञात राशियों की कुल संख्या कितनी बन रही है, 3। तो ध्यान रखिएगा जितनी नीचे घात होगी
जितने नीचे घातों का योग बनेगा उतनी ही अज्ञात राशियाँ आंशिक भिन्न में आएंगी। अब उन अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने होंगे। यहाँ पे x माइनस ए, इसका उच्चतम घात का पद भी x माइनस ए, तो इसके ऊपर कौन आ रहा है a। इस a का मान तो शॉर्टकट मेथड से आएगा। बाकी बचे b और c, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें फिर से समान गुणांकों की तुलना विधि का ही यूज़ करना होगा। तो इस प्रकार बच्चों जो भी हमारे पास उचित भिन्न आएगी उसको आंशिक भिन्न में बदलने के लिए हमें इन रूपों का ध्यान करना होगा। अगर ये रूप बनाने आ गए तो हमारा आधा काम हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा जो अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग दो विधियों की बात कर रहे थे, एक था शॉर्टकट मेथड और एक था समान गुणांकों की तुलना विधि। उन विधियों के बारे में ज़रा सी बात कर लेते हैं, किस प्रकार अज्ञात राशियों के मान इन दो विधियों से ज्ञात किए जाते हैं। इसके लिए हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था मैं उसी को ही यूज़ करता हूँ। वो एग्जाम्पल था बच्चों 2x माइनस 14 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। और आप जानते हो इसके हर के गुणनखंड बनने थे x प्लस 2 और x माइनस 4, और ऊपर जो है वो हम लोग सेम रखेंगे। अब इसकी आंशिक भिन्न का रूप लेते हैं बना, और ये उचित भिन्न है बच्चों इसलिए ये आंशिक भिन्न के रूप में आ सकती है। हर के गुणनखंड है इसलिए आंशिक भिन्न के रूप में ये आ सकती है। इसमें दो गुणनखंड है, दोनों की घात एक एक है, तो x प्लस 2 बटे में लिख दिया x माइनस 4 और दो ज्ञात राशियाँ लिख दी क्योंकि नीचे घात बन रही है 2। अब इन दोनों का मान किससे ज्ञात हो जाएगा? शॉर्टकट से। और वो शॉर्टकट मेथड क्या है? इसके लिए जिस अज्ञात राशि को ज्ञात करना हो उसके बटे वाला जो गुणनखंड है उसको रख दो 0 के इक्वल। जैसे मुझे a का मान ज्ञात करना है तो इसके बटे में कौन है? x प्लस 2, इसको रखो 0 के इक्वल। जैसे तुम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से तुम्हें x का मान मिलेगा जो आएगा -2। इस मान की वजह से तुम्हें कैपिटल A का मान मिलेगा। अब ये मान आपने कहाँ पुट करना है बच्चों? इसके अंदर। और इसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि जिससे तुमने 0 बनाया है, x प्लस 2 को तुमने लिखा था 0, उसमें मान नहीं रखना है, यानी तुम्हें ये वाला मान सिर्फ इतनी जगह पे पुट करना है। यूज़ इसी को करेंगे लेकिन इसको नहीं लेंगे। बचेगा 2x माइनस 14 अपॉन एक्स माइनस 4, इसके अंदर हम x का मान रखेंगे -2, तो आ जाएगा 2 गुणा में -2 फिर -14 अपॉन -2 -4। दोनों को सॉल्व करूं बच्चों तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? देखो ये आएगा -18 अपॉन -6 इज इक्वल टू दिया जाएगा 3। ये a का मान आ गया। ये होता है शॉर्टकट मेथड। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान कितना लेंगे? x माइनस जो है 4, उसको रख देंगे 0। यहाँ से x की वैल्यू बनेगी बच्चों 4। इस 4 को यूज़ करेंगे इसमें जिससे हमें मान मिलेगा b का। अब यूज़ यहाँ नहीं करनी है, सिर्फ इतने पार्ट में करनी है। इसमें x का मान रख देते हैं तो वैल्यू बनेगी 2 × 4 -14 अपॉन 4 + 2। थोड़ा हल करें बच्चों तो ये बन जाएगा -6/6, यानी ओवरऑल वैल्यू बनेगी -1। ये a और b के मान आ गए बच्चों, और यही आपका शॉर्टकट मेथड था। जैसे ये a और b के मान आया करेंगे, ये मान हम यहाँ पर यूज़ कर लिया करेंगे। तो हमारे पास a का मान था 3 और b का मान था -1, जिसको हम चाहें तो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो इस प्रकार उचित भिन्न को आंशिक भिन्न के रूप में बदल लेंगे और a और b के मान शॉर्टकट मेथड से इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। अब बात करते हैं दूसरी विधि की। समान गुणांकों वाली विधि ये रही बच्चों। इस प्रकार ये शॉर्टकट मेथड है। इस प्रकार हम शॉर्टकट मेथड से a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। अगला हमारा काम रहेगा समान गुणांकों की तुलना विधि। उसके लिए मैं वो सेम एग्जाम्पल ही उठा रहा हूँ बच्चों। हमारा एग्जाम्पल था 2x माइनस 14 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल 2x माइनस 14 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल, इसकी आंशिक भिन्न बनाई थी हमने a बटे में x प्लस 2 और प्लस b बटे में आ गया था x माइनस 4। अब अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने की जो दूसरी विधि हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या होगा करना, आप सिर्फ इन दो के ऊपर फोकस करें, इन दो के ऊपर गुणनखंड करने के बाद वाली स्थिति। इसके बाद वाला स्टेप रहेगा इसका एलसीएम लेना।
इसका एलसीएम लूँ बच्चों तो कितना आएगा, x प्लस 2 और x माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई a से होगा, बीच में जोड़ का निशान, इसका मल्टीप्लाई b से होगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 2x माइनस 14 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब क्या कीजिए, एलसीएम से एलसीएम को हटा दीजिए, ये लीजिए, बाकी जो बचा उसको नोट कीजिए, 2x माइनस 14 इज इक्वल a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे। अब एक काम और आपने हमेशा करना है, मैं जैसा करता हूँ, ये बीच वाला स्टेप मैं नोट नहीं करता, मैं सीधा स्टेप पर आता हूँ। और इस स्टेप पर आने का सीधा सिस्टम क्या है, LHS में सिर्फ ये देखो कि अंश में क्या है, वो यही पद था, वो मैंने सीधा नोट कर देना है। RHS में a के बटे में कौन है बच्चों, x प्लस 2, उसको अगर मैं इसके साथ कर दूं कैंसिल तो क्या बचेगा, x माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा a के साथ, जोड़ का निशान, b के बटे में x माइनस 4 था उसको हटा दिया, बाकी कौन बचा x प्लस 2, उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा b के साथ, तो हमारा ये वाला स्टेप बन जाएगा। तो आज के बाद मैं जब भी इस प्रकार इस मेथड को हल करूंगा तो इस स्टेप से सीधा स्टेप पर आया करूंगा। अब और क्या करना है आगे, नेक्स्ट स्टेप में LHS में कोई चेंज नहीं करना है, RHS में a और b का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा ax माइनस 4a प्लस bx प्लस में 2b। और क्या करेंगे, x वाले पदों को इकट्ठा करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो बाकी बचेगा a प्लस b मल्टीप्लाई विद x, बाकी बचे कांस्टेंट, उनको भी एक कोष्ठक में बंद करके नोट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है बच्चों, 2x माइनस 14। अब क्या करेंगे, जब ये दो मान एक के इक्वल आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, हम इनमें x के गुणांक को x के गुणांक के इक्वल और कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे। अगर कोई x स्क्वायर के होते पद तो x स्क्वायर के पद को x स्क्वायर के पद के इक्वल कर देते। यही है समान गुणांकों की तुलना विधि। अब यदि मैं इसमें ध्यान दूं तो इसमें x का गुणांक बच्चों a प्लस b है और इसमें x का गुणांक बन रहा है 2, तो a प्लस b का मान बन जाएगा 2। ये आपकी पहली समीकरण है। इस प्रकार बाकी क्या बचा इसमें, कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन रही है, माइनस 14। उसमें जो बाकी बचा है वो ये वाला पद है, ये कांस्टेंट है, तो माइनस 4a प्लस बन जाएगा 2b। ये समीकरण नंबर बन जाएगी 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है और हमें a और b का मान ज्ञात करना है। समीकरण 1 से b का मान बनेगा 2 माइनस a, इसको मैं रख दूंगा समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 ये है, माइनस 4a प्लस में 2b, b का मान लिया है माइनस 2a और इसके इक्वल में आ रहा था माइनस 14। यदि मैं इसको हल करता हूँ तो ये 4a, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ तो 4 माइनस बनेगा 2a, इक्वल में चल रहा है माइनस 14। ये बच्चों माइनस 4a था, माइनस 4a। अब ये माइनस 4a और माइनस 2a मिलके बना देगा माइनस 6 से, 4 को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस 18। ध्यान से देखिए, a की वैल्यू बनेगी माइनस 18 बटे माइनस 6, उत्तर बन जाएगा 3। जो हमने फर्स्ट मेथड किया शॉर्टकट, उससे भी यही वैल्यू आई थी बच्चों। अब ये वाला मान वापस इसमें पुट कर दो तो यहाँ से b का मान बन जाएगा माइनस 1। इस प्रकार a और b के मान समान गुणांकों की जो तुलना विधि है उससे भी ज्ञात हो सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसमें सोचना है कि कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा इजी है। मेरे हिसाब से शॉर्टकट मेथड इजी है, ये वाली विधि थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। तो जब जब आपको सिर्फ एक घातीय पद मिले तो उस स्थिति के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट मेथड से ABC का मान ज्ञात करना है। यदि उसके अलावा कुछ और हो तो हम शॉर्टकट मेथड के अलावा समान गुणांकों की जो तुलना वाली विधि है उसको भी यूज़ करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें दोनों विधियां यूज़ होती हैं, तो जिसमें दोनों विधियां यूज़ हों उसके अंदर पहले शॉर्टकट मेथड से कुछ कांस्टेंट के मान ज्ञात कर लो और जो बाकी बच जाएं उनके मान आप समान गुणांकों की जो तुलना विधि है उससे ज्ञात कर लो। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि किस प्रकार दोनों मेथड को यूज़ करना चाहिए और किस प्रकार स्पीड से आंसर आ सकता है। तो ये समान गुणांकों वाली विधि है, यह मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की हुई है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं जिसमें हर के अंदर एक गुणनखंड जिसमें घात कितनी आ रही है 2। यदि मैं इसकी आंशिक भिन्न की बात करूं तो ये बनेगा a बटे में x माइनस 2 प्लस b बटे में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c बटे में आ जाएगा x प्लस 4।
इस रूप की आंशिक भिन्न होनी चाहिए बच्चों। नीचे घात थी 3, तो हमारे पास 3 अज्ञात राशियाँ होगी। अब इसमें उच्चतम घात के जो बन रहे हैं पद वो बन रहे हैं, एक तो ये, तो इसके ऊपर b है, ये एक ही पद था, एक ही गुणनखंड था, तो यही उच्चतम घात का पद है, तो आ रहा है c। तो b और c के मान तो हम लोग इसमें शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर लेंगे। और शॉर्टकट मेथड यूज़ करने के लिए जिस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है उसके बट्टे वाले मान को रख दो 0। तो b का मान ज्ञात करना है तो इसके बट्टे वाले मान को 0 रखूँ, तो यहाँ से x का मान मिलेगा 2। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर हमें कैपिटल B का मान मिलेगा, और वो 2 मान हमने यहाँ रखना है। अब जिस गुणनखंड से ही आपने ये वाला मान ज्ञात किया उसको छोड़ देना है, यानी मैं इसके अंदर मान नहीं रखूँगा। तो शेष क्या बचेगा बच्चों, ये वाले पद, इसके अंदर रख देता हूँ मान। तो इसके अंदर मान रखूँ तो 3 गुणा में 2, फिर आ जाएगा +2 बटे में ये वाला पद, तो आ जाएगा 2 प्लस में 4। ओवरऑल इसको हल करूँ बच्चों तो 6 और 2 8, 8 बटे में 6, ये आपका लास्ट आंसर, ये b का मान आ गया। अब इसी प्रकार c का मान ज्ञात करते हैं, उसके बटे या गुणनखंड x + 4, उसको 0 रखूँ तो आ जाएगा x का मान -4, उस पर मान मिलेगा c का। अब c का मान ज्ञात करने के लिए वैल्यू इसी में रखनी है, लेकिन इस गुणनखंड को छोड़ देना है, बाकी बचेगा ये वाला पार्ट। इसके अंदर मान रखते हैं x का -4, तो आ जाएगा 3 गुणा -4 + 2 बटे में -4 - 2 का होल स्क्वायर, जिससे ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी बच्चों -12 और 2 यानी -10 बटे में आ जाएगा 36। ओवरऑल 2 का भाग दूँ तो -5 बटे में 18। तो इस प्रकार हमने 2 कांस्टेंट के मान को ज्ञात कर लिया है बच्चों। अब बचा a का मान ज्ञात करने के लिए हमें दूसरी विधि को यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ समान गुणांक विधि, और उस विधि को हम लोगों ने यूज़ करना है जैसे बताया था बिल्कुल वैसे। सबसे पहले इसका अंश लिख लो 3x + 2, RHS में आ जाओ, इसके बटे में x - 2 है, इसमें से x - 2 हटा दो, एक कट जाएगा, एक बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो जो बाकी 2 पार्ट बच रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो a से, तो a × x - 2 इंटू आ जाएगा x + 4। फिर है हमारे पास b के बटे में x - 2 का स्क्वायर, इसको यहाँ से हटा दो, बचेगा कौन x + 4, इसका मल्टीप्लाई कर दो b के साथ। इसी प्रकार यदि मैं c के बटे में देखूँ तो x + 4 है, इससे हटा दो, बचेगा x - 2 का स्क्वायर। इतना काम हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, RHS को हल कर लो, a इंटू पहले इनका गुणा कर लो, x² ये आ जाएगा +2x माइनस में 8, ये b गुणा में x प्लस में 4, और c इंटू आ जाएगा x² - 4x प्लस में 4। नेक्स्ट स्टेप में a b और c का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ax² + 2ax - 8a, b का मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ तो बच्चों bx प्लस आ जाएगा 4b, और c का मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ तो cx² - 4cx प्लस में आ जाएगा 4c। यहाँ तक हो जाएगा बच्चों। अब x² x और कांस्टेंट के पदों को इकट्ठा कर लो। तो पहले x² के पद लेता हूँ, ये 2 पद मेरे पास x² के आ रहे हैं, तो यदि इनमें से x² कॉमन ले लूँ तो a + c × x² आ जाएगा। फिर x के पदों को कॉमन ले लो, यानी उनमें से x कॉमन ले लो। इसमें से यदि मैं x कॉमन लेता हूँ बच्चों तो बाकी बचेगा 2a और प्लस का b और माइनस का 4c। बाकी जो बच गए वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, कोष्टक में एक साथ लिखो -8a + 4b, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4c। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चल रही थी बच्चों 3x प्लस में 2। अब आपको सभी गुणांकों को इक्वल नहीं करना है, इस बात का रखना ध्यान, वरना क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन जो आपने b और c पहले ही याद कर रखे हैं वही वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा माइंड यूज़ करना है, सिर्फ उतना ही करेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। अब यदि आप ध्यान दें तो मेरे पास a नहीं है, तो इनमें जिन जिन में a आ रहा है सिर्फ उसके बारे में सोचो। आप कहोगे सर ये तो इनमें आ रहा है सारों में, लेकिन ध्यान से देखो ये वाले मान थोड़े से बड़े हैं, तो क्यों ना हम इस मान को यूज़ कर लें, यानी हम सिर्फ किसको यूज़ करें, x² के गुणांक को। तो मैं दोनों साइड में x² का गुणांक ले रहा हूँ। तो RHS में x² का गुणांक कितना है बच्चों, a + c, और LHS में x² का गुणांक, आप कहेंगे सर x² का कोई स्टेप ही नहीं है, तो जिसका स्टेप नहीं हो उसका गुणांक क्या लेना है, 0। तो यहाँ पर a + c का मान बच्चों क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब a का मान बनेगा -c के इक्वल। c ऑलरेडी हम लोगों के पास है,
जिसका मान है -5/18, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी +5/18। ये जो तीनों मान है ये हम लोगों को ज्ञात हो चुके हैं, इसको हम यहाँ पर कर देंगे पुट। इसका मतलब 3x + 2 बटे में x - 2 का स्क्वायर गुणा में आ जाएगा x + में 4। इसकी वैल्यू थी बच्चों a/x - 2, a था गुणा में, a का मान हमने कितना ज्ञात किया है 5/18, तो उसको गुणा में लिख दो 5/18 और 1 बटे में x - 2। नेक्स्ट स्टेप में b का मान था बच्चों, b का मान हमने कितना ज्ञात किया था 4/3 और उसके साथ था 1 बटे में x - 2 का स्क्वायर, और आखिर में c का मान था -5/18 जिसके साथ था 1 बटे में x + में 4। तो इस प्रकार ये उचित भिन्न इस प्रकार आंशिक भिन्न में बदल गई है, और इससे इस प्रकार से हम लोगों को अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने हैं बच्चों। तो आपको सारा मैटर माइंड में रखना है कि इस एक्सरसाइज में हम लोगों के पास जो क्वेश्चन आएंगे वो f(x/gx) के रूप में आएंगे। f(x/gx) को पहले ये चेक करना है कि अंश की घात और हर की घात में क्या संबंध है। यदि अंश की घात हर की घात के इक्वल हो या अंश की घात ज़्यादा हो तो उस स्थिति में हम भाग देकर पहले उसको उचित रूप में लेकर आएंगे। उचित रूप में आने के बाद हमने जो आंशिक भिन्न वाले रूप देखे हैं, यानी जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम रूप बनाएंगे, स्पेसिफिक जैसा हमारे को बताया गया है। उस रूप को बनाने के बाद हम अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करेंगे। अज्ञात राशियों में भी ये कंसेप्ट है कि हर में जितनी घात होती है उतनी ही अज्ञात राशियाँ होनी चाहिए। उन अज्ञात राशियों को हम ज्ञात करेंगे दो मेथड से, एक तो शॉर्टकट मेथड है और एक है समान गुणांकों की तुलना विधि। दोनों विधियों को अगर यूज़ करना पड़े तो पहले शॉर्टकट वाली को यूज़ कर लो और उससे जो भी मान ज्ञात करने हो वो मान पहले ज्ञात कर लो। लीस्ट केसेस में ही हम लोग समान गुणांकों की तुलना विधि को यूज़ करेंगे, यानी पहले हम शॉर्टकट मेथड से ही सारे अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करना सीख लिया है। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने दोनों मेथड का यूज़ किया है। अब जब ये मान हो जाएगा उसके बाद हम इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। अब कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके क्वेश्चन थोड़े से ईजी हो जाएं। पहली विशेष बात तो ये है कि अगर कई बार क्वेश्चन में केवल x² के आ जाएं पद, x² के जब आते हैं पद या तो हम उनके गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं, गुणनखंड नहीं होंगे तो द्विघात खंड बनेगा। तो वहाँ पर हम लोगों को इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। x² केवल और केवल x² वाले पद हों तो आप इस प्रकार उनको एक घातीय गुणनखंड मानते हुए उसकी आंशिक भिन्न का रूप बनाएं, और वैसे ही जैसे हम शॉर्टकट मेथड से कैपिटल A कैपिटल B का मान ज्ञात करते थे वैसे ही ज्ञात करें और उसके बाद इंटीग्रेशन को हल कर लें। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर केवल x² के पद हों तो उनको एक घातीय पदों की तरह ही हल करना है। अब यदि हर के गुणनखंड संभव हो, ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आंशिक भिन्न उसी वक्त एप्लीकेबल होगी जब हर के गुणनखंड संभव होंगे। अगर हर के गुणनखंड नहीं बन रहे हैं तो किसी भी प्रकार से आपको आंशिक भिन्न नहीं बनानी है। हर के गुणनखंड हो तो ही आंशिक भिन्न में बदलना है। तो पहले क्वेश्चन में ये जांच कर लें कि वो उचित भिन्न है कि नहीं, उसके बाद ये जांच कर लें कि उसके हर के गुणनखंड हो सकते हैं। यानी ये दो बातों के ऊपर पहले आपने फोकस करना है। तो इस प्रकार आंशिक भिन्न के अंदर व्यक्त करके हम उसको हल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बच्चों। ये फिर से हमारे पास दो नए सूत्र आ रहे हैं। इन दोनों सूत्रों को हम लोग आंशिक भिन्न के आधार पर हल कर सकते हैं। पहले इनको याद कर लेते हैं। हमारा पहला सूत्र है 1 बटे में x² - a² का इंटीग्रेशन और दूसरा है 1 बटे में a² - x² का इंटीग्रेशन। दोनों ही इंटीग्रेशन की शुरुआत एक जैसी होती है, यानी दोनों के आंसर की शुरुआत एक जैसी होती है। 1 बटे में 2a, फिर log आता है, फिर अंदर वाली वैल्यू है। उस अंदर वाली वैल्यू में इन दोनों के गुणनखंड हैं। इसके गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? x² - a² के a + b × a - b सूत्र से। इसके गुणनखंड बच्चों a + x और a - x हो जाएंगे। अब आपने इन गुणनखंडों को log के अंदर यूज़ करना है, वही इनके सूत्र बन जाएंगे। ये आ जाए तो पहले इसको यूज़ करो, यानी जिसमें माइनस है तो x - a बटे में x + a विद इन दी मोड। हम जानते हैं log के अंदर मोड का यूज़ करते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। a² - x² आ जाए तो पहले इसको यूज़ करो, तो इसका सूत्र बनेगा log a + x अपॉन a - x विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये दो सूत्र याद करने हैं। अब इसका जो पहला सूत्र है मैं उसको हल करके बताता हूँ कि उत्तर
कहाँ से आया है। इससे आपको आंशिक भिन्न वाला मैटर भी आ जाएगा समझ में। सबसे पहले मैं इसकी जांच कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रही है उचित भिन्न, क्योंकि अंश की घात 0 है, हर की घात बन रही है 2। उचित भिन्न है बच्चों, उचित भिन्न है तो हम चेक करते हैं हर के गुणनखंड हो सकते हैं नहीं। तो यदि आप ध्यान देंगे तो इंटीग्रेशन बन रहा है 1 बटे में इसके गुणनखंड बनेंगे x प्लस a इंटू में x माइनस a। हर के गुणनखंड हो रहे हैं बच्चों, तो आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग जो अंदर वाला पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं समाकल्य, वो है 1 बटे में x प्लस a इंटू में x माइनस a। इसको आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों। किसी गुणनखंड को भी पहले लिख दो, किसी को भी बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। मैंने इसको इस प्रकार से नोट कर लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार की आंशिक भिन्न बनती है बच्चों, जो हमने पहले बनाई थी सारणी, उसके हिसाब से चलना है। अब हमें a और b के मान जो मिलेंगे, कैपिटल A और कैपिटल B, वो शॉर्टकट से मिल जाएंगे क्योंकि एक घातीय पद है। बड़ा इजी मेथड है, हम लोग जानते हैं। कैपिटल A का मान ज्ञात करने के लिए इसके बटे वाले मान को 0 रखते हैं, तो x का मान क्या बनेगा a। उस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, लेकिन इस गुणनखंड को छोड़ देना है, इस गुणनखंड को छोड़ देना है क्योंकि इसी से हमने x का मान ज्ञात किया है। तो बाकी बचेगा ये पद, इसमें x का मान रखूँगा a, तो इससे हमें कैपिटल A का मान मिल जाएगा 1 बटे में a प्लस a, यानी वैल्यू बनेगी 1 बटे में 2a। ठीक इसी प्रकार इस गुणनखंड को 0 रखता हूँ, तो x का मान मिलेगा माइनस a, जिससे हमें इससे ऊपर वाला कांस्टेंट यानी b मिल जाएगा, b एक ज्ञात राशि मिल जाएगी। अब ये मान हम रखेंगे इसके अंदर 1 बटे में, तो इसका उत्तर बनेगा 1 बटे में माइनस a और माइनस a, यानी ओवरऑल बनेगा माइनस 1 बटे में 2a। ये दोनों मान हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो हमारे को जो हमारा ये क्वेश्चन था 1 बटे में x प्लस a और x माइनस a, ये बन जाएगा 1 बटे में 2a गुणा में 1 बटे में x माइनस a। यहाँ पर आ रहा है b का मान माइनस में, तो ये माइनस बन जाएगा 1 बटे में 2a इंटू 1 बटे में x प्लस a। अब बच्चों हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करूं या इसका करूं एक ही बात है। तो इस आधार पर हमारा जो मेन इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 1 बटे में 2a, ये वाला कांस्टेंट बाहर, और इसका इंटीग्रेशन यानी 1 बटे में x माइनस a और dx, फिर माइनस 1 बटे में 2a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन बनेगा 1 बटे में x प्लस a का। x हो, ax हो या ax प्लस b हो, ये सेम सेंस में यूज़ करते हैं बच्चों हम लोग। तो ये 1 बटे x ही है, 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है बच्चों, log x। तो इसका आंसर बनेगा 1 बटे 2a बाहर है, इसका इंटीग्रेशन बनेगा log x माइनस a, चाहे तो मोड का यूज़ करें, ये माइनस 1 बटे 2a, इसका इंटीग्रेशन भी बनेगा log x प्लस a, चाहे तो मोड यूज़ करें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम चाहें तो 1 बटे 2a आ सकता है इनमें से कॉमन, शेष बचेगा log x माइनस a और माइनस log x प्लस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 1 बटे में 2a बाहर है, यहाँ पर log m माइनस log n का लगा देते हैं सूत्र, जो कि बनेगा log m बटे n, तो बन जाएगा log x माइनस a बटे में x प्लस a विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और शायद यही हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन था। इस प्रकार बच्चों दूसरा जो आपका सूत्र है वो भी हल हो सकता है, जिसको आपने अपने आप हल करना है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आंशिक भिन्न बनाने की विधि और जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे आगे उसकी विधियों के बारे में बात हो चुकी है। अगले वीडियो में हम लोग 9.4 के एग्जाम्पल को हल करने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्दी। धन्यवाद।